और इस वक्त हमारे सहयोगी शबाब जुड़ चुके हैं लखनऊ से, निखिल हमारे साथ बने हुए हैं, सुनील भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे और जो बताएंगे कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है। मतदान की हर एक खबर, हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। कहां किस तरह की वोटिंग हो रही है और किस तरह का विवाद इस बीच देखने को मिल रहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। शबाब हमारे साथ लखनऊ से। शबाब, अगर आज के अभी तक की वोटिंग की हम बात करें, 1 घंटे का वक्त अभी भी बचा है, 60% मतदान की खबर उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर। इस फीसदी को, मतदान के इस प्रतिशत को किस तरीके से देखा जाए? और देखिए, संतोषजनक तो है ये मतदान का प्रतिशत, लेकिन बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिन 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है वहां पर कम से कम डिस्टिंक्शन में पास होने की उम्मीद सभी नेताओं को रहती है। कम से कम 75% मतदान हो तो बेहतर हो, क्योंकि देखिए विदेशों में जहां पर डेमोक्रेसी की बात होती है वहां पर 100% मतदान होता है लगभग। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में हम सबसे बड़े प्रदेश की बात करते हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, और इसमें लोगों की जो दिलचस्पी है वो थोड़ी सी कम नजर आती है। फिलहाल अभी जो है वो 60% के आसपास मतदान की खबरें हैं, लेकिन अगले 1 घंटे में 40% तो मतदान बढ़ नहीं जाएगा, बढ़ेगा भी तो बहुत ज्यादा 5-7% बढ़ेगा। तो ऐसे में ये लोगों की जिम्मेदारी जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है और लोग उस जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं कम निभाते हैं। मतदान प्रतिशत और बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि उत्साह देखने को मिल रहा है। शबाब, अभी 1 घंटे का वक्त बाकी है, उसके बाद जो चुनाव आयोग की ओर से ही औपचारिक तौर पर यह ऐलान होगा कि कितना फीसदी मतदान हुआ। सुनील नौप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, 5 बजे तक का वक्त उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर तय था। अभी भी कहीं वोटिंग चल रही है या खत्म हो चुकी है वोटिंग? जो लोग पहुंचे होंगे वो तो मतदान कर ही रहे होंगे अभी। जी बिल्कुल, अभी 5 बजा है और मैं अभी रेस कोर्स के देहरादून में एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर करीब 3 पोलिंग बूथ हैं और ठीक 5 बजते ही जो मेन एंट्री गेट थे वो बंद कर दिए गए हैं। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग अभी भी यहाँ पर हैं जो मतदान करना जिनको शेष रह गया है। तो 5 बजने तक की सीमा में जो लोग मतदान केंद्रों के अंदर थे, गेट के भीतर थे, वो लोग मतदान कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद गेट बंद कर दिए गए हैं और अब किसी को भी मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो बहुत सारी जगहों पर हालांकि 5 बजे तक जो मतदान था वो हो चुका है। यहाँ पर भी हमने एक बूथ पर पता किया तो बताया गया कि 55% यहाँ पर मतदान हो चुका है। अधिकांश जगहों पर मतदान हो चुका है, लेकिन अभी भी जो पहाड़ों से हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं और देहरादून में भी बहुत सारे सेंटर्स पे अभी भी मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। और जो चुनाव आयोग से जो हमारी बातचीत हुई तो माना यह जा रहा है कि इस करीब जो 5 बजे का जो पोल परसेंटेज आएगा, जो अंतिम पोल परसेंटेज होगा, वो रात 8 से 10 बजे तक का समय उसमें लग सकता है, क्योंकि कई जगह अभी भी मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल सुनील, और किस तरह का उत्साह लोगों का दिख रहा है? देखिए, उत्साह लोगों में ज़बरदस्त था, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में जो ट्रेंड रहा है कि अगर हम 2014 की बात करें तो 61% मतदान उत्तराखंड में हुआ था। और अभी तक चूंकि जब सुबह जो प्रथम पाली का जो मतदान हुआ 7 बजे से और 9 बजे तक, उसमें 13% मतदान हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि 9 से 11 के बीच 23% मतदान हुआ और जो सर्वाधिक मतदान हुआ वो 11 से और 1 बजे के बीच, क्योंकि पहाड़ों में सुबह से ही जो मतदान की रफ्तार थी वो बहुत धीमी थी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में सुबह के वक्त से मतदान की रफ्तार अपनी गति पकड़ने लगी थी और 1 बजे तक ये अपने चरम पर रहा। यही कारण रहा कि 11 से और 1 बजे के बीच 18% अधिक मतदान हुआ। कुल 41% मतदान 1 बजे तक पहुंच गया था। और उसके बाद चूंकि मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप निकल गई थी, तो लोगों ने मतदान केंद्रों को रुख करना बंद किया और मतदान में जो मैदानी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत धीरे धीरे कम हुआ। तो 3 बजे तक ये मात्र 46% तक पहुंचा था मतदान। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस 3 से 5 बजे के बीच, जो अभी पोल परसेंटेज हमको नहीं मिल पाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें समय लग सकता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये 50 से और 60 के आसपास जाकर सिमट सकता है उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत। जी, तो उत्तराखंड में 60% तक का अनुमान है कि 60% तक ही परसेंटेज पहुंचेगा। हमारे साथ उमेश भी लगातार बने हुए हैं। उमेश, आपके पीछे भी बहुत ज्यादा लोग अब नहीं दिख रहे हैं, जबकि अभी भी 1 घंटे का वक्त लगभग बाकी है।
जी हाँ, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए राजनीति के महाभारत का प्रथम पर्व आज मनाया जा रहा है। डेमोक्रेसी का फेस्टिवल मनाया जा रहा है और अभी तक बागपत की अगर हम बात करें तो पोलिंग परसेंटेज नियर अबाउट 61% के आसपास रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 घंटे तक, अब तो 1 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है, इस 1 घंटे के भीतर ये पोलिंग परसेंटेज नियर अबाउट 7 to 8% या 10% के आसपास तक बढ़ सकता है, क्योंकि अब सूर्य देवता थोड़ा सा नरम हो गए हैं और गर्मी भी कम पड़ रही है। लिहाजा इस 1 घंटे में पोलिंग परसेंटेज बढ़ने की संभावना है। अभी भी इस पोलिंग बूथ में लोगों के आने का सिलसिला जारी है। लोग उतने कतारबद्ध तो नहीं है जितना मॉर्निंग में दिखाई दे रहे थे या दोपहर में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी आ जरूर रहे हैं, इक्का दुक्का करके आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि नियर अबाउट 8 to 9% या 10% तक पोलिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। और बागपत में जिस तरह से जंग हो रही है, चौधराहट की यहाँ पर जंग है, बेहद ही दिलचस्प फाइट है, गठबंधन वर्सेस बीजेपी का यह पूरा मुकाबला है। लिहाजा यहाँ की जंग बेहद दिलचस्प है और हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं, बागपत के लोगों से अपील कर रहे हैं, मेरठ, कैराना, मुजफ्फरनगर, जहां जहां आज लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं वहां के लोगों से न्यूज़ 18 लगातार अपील कर रहा है कि लोग अब भी समय है, अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि वोट के अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। अभी भी वक्त और हम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि घर से बाहर निकले और मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं बल्कि आपका कर्तव्य भी है। देश का अगला जो मुखिया वो कौन हो, इसके लिए आप वोटिंग करें। देश में अगली सरकार किसके बने, इसके लिए वोट करें। देश में आगे का काम कैसा हो, विकास कैसा हो, इसके लिए वोट करें और निकलना जरूरी है। सुनील हमारे साथ है। निखिल, आपके पास भी आती हूं। अमिताभ अग्निहोत्री एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके पास चलिए। उससे पहले निखिल, एक सवाल आपसे भी, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, किस क्षेत्र में, किस सीट पर और किस तरह की तस्वीर? देखिए, मैं मेरठ में मौजूद हूँ। मेरठ राजनीति का केंद्र है, वेस्ट की राजनीति मेरठ से ही चलती है और यहाँ मैं आपको बता दूं बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। 2 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं जो अपनी तीसरी बारी को सफल बनाने के लिए इस बार मैदान में है। दूसरी तरफ गठबंधन का कट्टर चेहरा याकूब कुरैशी खड़े हैं। लोग वोट कर रहे हैं और अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। मेरठ में इस समय 60% से अधिक मतदान हो चुका है और ये फिगर 70 पार करेगी। मैं आपको बता दूं अभी 1 घंटा, करीब 1 घंटा बाकी है, लेकिन लोगों में जो जोश है वो कम नहीं है। ये बताएं, आप वोट डाल के मुद्दे क्या है इस बार? अभी मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा तो मेन बीजेपी और गठबंधन का ही है। मुद्दा में बीजेपी और गठबंधन का है। आप बताएं किस हरेंद्र अग्रवाल को खारिज कर रही है जनता, ऐसा लग रहा है? भैया हमने तो देश के ऊपर मोदी जी को ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हरेंद्र अग्रवाल को खारिज कर रही है जनता, क्योंकि लोगों का माइंडसेट है या तो बीजेपी या फिर गठबंधन। लेकिन हरेंद्र अग्रवाल, चूंकि कांग्रेस हमेशा से एक सूखी जमीन रहा है, वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस की जमीन हमेशा से सूखी रही है। पिछले 30 सालों से कोई एक भी सीट नहीं है यहाँ पर, और उसी बात को लेकर यहाँ पर जनता नकार रही है हरेंद्र अग्रवाल को। ये बताएं, आपके मन में क्या मुद्दे थे जब वोट डालते? बस मुद्दा यही था कि इन्होंने सरकार जरूर चलाई है, लेकिन जो है कुछ गलत फैसले भी किए हैं, जैसे जीएसटी वगैरह का इन्होंने बहुत गलत फैसला किया है। छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। छोटे व्यापारी को नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी भी है, लेकिन जो वोट है वो उनका अधिकार है और उस अधिकार से वो सरकार को बदलने की भी ताकत रखते हैं, उसे कंटिन्यू करने की भी ताकत रखते हैं और अपने सांसद चुनकर भेजने की ताकत रखते हैं ताकि उनकी बातें संसद में रखी जा सके। आप बताएं क्या चाहते हैं सरकार से? और नाराजगी है तो नाराजगी होनी भी चाहिए। निखिल, आपके पास लौटेंगे, फिर लौटेंगे। इस वक्त अमिताभ जी स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए मेरठ के मुद्दे से ही अमिताभ जी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमिताभ जी, जैसा कि हमारे सहयोगी निखिल बता रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की नाराजगी भी है और कोई काम से संतुष्ट भी है। ठीक है, ये उनका अधिकार है, उनका मत है और अब वो अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 अग्रवाल और याकूब कुरैशी, कहा यह जा रहा था कि 2 अग्रवालों के बीच वोट बढ़ जाएंगे, बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने यहां एक चाल चल दी है। क्या ऐसा ही है? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव की गणित को समझने के इतने ज्यादा सूत्र हैं और हर सूत्र के पास अतीत के अनुभव हैं कि आप ये नहीं कर सकते कि ये 3 सूत्र हैं जो चुनाव को निर्धारित करते हैं। बिल्कुल, जय पराजय फॉर्मूला नहीं, कोई नहीं, किसी भी दृष्टि से नहीं। मैंने ऐसे चुनाव भी एक बड़ा एक थंब रूल कह के एक प्रोपोगंडा किया जाता है कि भाई अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोटिंग हो जाए तो मानिए सरकार गई और कम वोटिंग हो तो मान लो सरकार बच गई। मैंने इसके विपरीत 10 उदाहरण देखे जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोटिंग में मध्य प्रदेश में शिवराज 3 बार जब कंटिन्यू किए
तो दूसरी और तीसरी बार वो बड़ी पोलिंग में बढ़ा। वापस आए, हर बार उनका पोलिंग टर्नआउट बढ़ा मध्य प्रदेश में। तो ये एक थंब रूल नहीं हो सकता, किसी जमाने में एक नियम चलता होगा, अब नहीं। दूसरी बात, 2 अग्रवालों की बात आई मेरठ में, राजेंद्र अग्रवाल और हरेंद्र अग्रवाल, दोनों बनिया प्रत्याशी। सामान्य समझ ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट में यहां से सेंध लगेगी कांग्रेस के उम्मीदवार से। लेकिन ऐसे दोनों तरह के उदाहरण मेरे सामने हैं, जहां एक ही जाति के 2 उम्मीदवार लड़े दूसरे उम्मीदवार को, लेकिन जो कमजोर उम्मीदवार था अपेक्षाकृत, उस जाति के लोगों ने उस पर अपना वोट खराब नहीं किया। उन्होंने कहा जो जीत रहा है उसे उधर ही जाएंगे, तो वोट का बंटवारा नहीं हुआ। कई उदाहरण, मैं एक उदाहरण देता हूं बिहार से। जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश एक साथ हुए और कांग्रेस से महागठबंधन बिहार में बना विधानसभा चुनाव में, तो सीमांचल का जो इलाका है वो मुस्लिम घनत्व वाला इलाका है बिहार में। वहां मैंने एक निर्दलीय खड़ा था, नौजवान, मुसलमान था, मुसलमानों में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन वोटिंग से कुछ समय पहले वहां के शहर के मुअज्जिज मुस्लिम लीडर्स ने आकर, धार्मिक नेताओं ने उससे कहा कि भाई हम तुमको वोट नहीं देंगे। पूछा क्यों? बोले तुमको वोट देने का मतलब है कि भाजपा को वोट चला जाएगा, लालू नीतीश कमजोर हो जाएंगे। आप समझ रहे ना? तो जो सामान्य परसेप्शन है, नॉर्मल परसेप्शन ये होता है कि 2 मुसलमान लड़ेंगे तो वोट बढ़ जाएगा, 2 ब्राह्मण लड़ेंगे तो वोट बढ़ जाएगा, 2 ठाकुर लड़ेंगे। गाजियाबाद में कहा जा रहा है कि भाई ब्राह्मण कांग्रेस की उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट जितना काट लेगी उतने गठबंधन के लिए अच्छा। बिल्कुल। या नोएडा में कहा जा रहा है कि भाई महेश शर्मा के विरुद्ध ठाकुर उम्मीदवार कांग्रेस का अरविंद सिंह वोट काट लेंगे तो महेश शर्मा को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ठाकुर बहुल सीट है गौतम बुद्ध नगर। ऐसे उदाहरण हैं भी, और ऐसे उदाहरण भी हैं जो बताते हैं कि वोट कटुआ उम्मीदवारों को जातियों ने, इलाकों ने कई बार तरजीह नहीं भी दी, खारिज कर दिया। जी हाँ जी अमिताभ जी, इस वक्त अमित राणा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। आपसे उत्तराखंड पर अभी तक की जो वोट परसेंटेज सामने आ रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अमित राणा गाजियाबाद वीके सिंह की साख दाव पर है और उनके मुकाबले सुरेश बंसल है, डॉली शर्मा है। प्रियंका गांधी वाड्रा खुद पहुंची थी डॉली शर्मा के लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार करने। किस तरह की तस्वीर अमित वहां पर? बहुत कम वक्त रह गया है आज की वोटिंग में। जी बिल्कुल मेनका, जो अभी पिछला रुझान आया था उसके मुताबिक 47% यहाँ पर अभी मतदान हुआ है और जितना सोचा था उससे कहीं कम अभी तक मतदान हुआ है। हालांकि आखिरी 1 घंटा अभी बचा भी हुआ है, उसमें मतदान प्रतिशत बढ़ने की बात भी कही जा रही है। और जो सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है वो या तो स्लम एरियाज़ में हुआ है या फिर जहाँ दबके किस्म के जो लोग रहते हैं, जो दबके समाज से जो लोग रहते हैं, उनका वहाँ पे परसेंटेज जो है वो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। वहीं कहीं ना कहीं छोटी मोटी शिकायतें भी आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस गाजियाबाद में अपनी ज़मीन तराश रही थी, उसके बाद डॉली शर्मा के लिए जो रोड शो निकाला प्रियंका गांधी ने, उसके बाद से कांग्रेस में एक जान भी फूकी गई। वहीं गठबंधन की अगर बात करें, सुरेश बंसल, क्योंकि गठबंधन है, महागठबंधन है, अगर जातिगत वोटों की यहाँ बात की जाए तो 6 लाख के करीब यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता हैं और तकरीबन 5 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। अगर इन दोनों की ही वोट पड़ जाती है एक तरफा किसी को भी, तो कहीं ना कहीं जो जनरल वीके सिंह जी की जो वोट थी, जो मौजूदा सांसद हैं गाजियाबाद से, जो पिछला इनका अंतराल आया था वो आया था 5,67,000, इससे भी कहीं अधिक आया था, तो वो घटने की संभावना भी प्रबल जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं जिनसे बात भी की गई बार, क्योंकि सुबह से न्यूज़ 18 इसको कवर कर रहा है, तो उनका कहना यह है कि ये जो दायरा था ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। 5,67,000 से पिछली बार जीते थे, इस बार तकरीबन 7 से 7.5 लाख के बीच में आएंगे। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जमीनी हकीकत ये बयान कर रही है कहीं ना कहीं वोट में सेंधमारी की गई है और जितना मजबूती से चुनाव यहाँ पर डॉली शर्मा लड़ेंगी उसका सीधा सीधा फायदा सुरेश बंसल को होना है। चलिए अमित जी, यही बात अभी अमिताभ सर कह रहे थे कि इस तरह की उनका जो परसेप्शन है, जो सोच है, वाकई वो जमीन पर भी है या फिर ये हम स्टूडियो में बैठ के गुणागणित करते रहते हैं और मसला कुछ और हो जाता है। अमित की बात पर अमिताभ जी से कमेंट लूंगी, उससे पहले कुमार विश्वास ने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास वोट डालकर जब वो निकले तो क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। से कहना चाहता हूं कि अपने घर से निकलिए, हर चरण में निकलिए, क्योंकि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो अगर आप चाहते हैं कि 5 वर्ष
आप अपनी सरकारों से सवाल पूछने का नैतिक अधिकार अपने पास रखें। तो सबसे पहला काम यह कि आप वोट डाल के आइए, ताकि आप कह सकें कि आपको वोट दी थी और आपने मुझे मेरा पानी नहीं दिया, मेरी सड़क नहीं दी, मेरा अस्पताल नहीं दिया, मेरी शिक्षा नहीं दी, या मुझे भारत जैसा चाहिए था वैसा नहीं दिया। तो डॉक्टर कुमार विश्वास आपके नेता अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती दे चुके हैं और आप वोट डालकर निकले, तो उन्होंने कहा कि जनता को वोट डालना चाहिए, मतदाताओं को इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और जवाब देना चाहिए सरकारों के कामकाज का। अमिताभ जी, अमित राणा ने भी वही बात कही कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी से गाजियाबाद में गठबंधन के प्रत्याशी को फायदा होता दिख रहा है, ऐसी सोच है। ये मैं सामान्य रूप से अगर इन 8 सीटों पर बात करूं तो कुछ सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खोल रही है। बिल्कुल। सहारनपुर की सीट उसी श्रेणी में है, बिजनौर की सीट उसी श्रेणी में है और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की सीट उसके विपरीत श्रेणी में है, जहां कांग्रेस भाजपा को नुकसान पहुंचा रही है और गठबंधन के लिए रास्ता खोल रही है। यानी वो गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग क्षेत्रों में दोनों के लिए संकट बनी हुई है। कांग्रेस अपने जीतने की संभावना के साथ इन 8 सीटों में कहीं लड़ रही है, मुझे नहीं लगता। वो परिस्थिति तो नहीं दिखती अभी जमीन पर। इन 8 सीटों पर मैंने बहुत मंथन किया, तमाम जो समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनसे समझने की कोशिश की, जो लोग इस इलाके में पुराने समय में लंबे राजनीतिक जीवन बिता चुके उनसे चर्चा की, तो मूल बात यही निकल कर आई कि कांग्रेस का रोल महत्वपूर्ण होगा। कहीं वो गठबंधन की लुटिया डुबोने में लगा है, कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबोने में लगा है। उसकी अपनी लुटिया नहीं है, लेकिन वो दूसरे की डुबोने के लिए आगे चल रहा है। वोट परसेंटेज की भी बात कर लेते हैं। अभी उम्मीद थी बम्पर वोटिंग और अब कई जगहों से खबर आ रही है कि 60, 61, 62 तक सिमटता दिख रहा है। उत्तराखंड की बात पहले कर लेते हैं। 5 बजे तक का वहां वोटिंग का वक्त था, खत्म हो चुका है। कुछ एक बूथों पर अभी भी वोटिंग चल रही है जहां पर लोग पहुंच चुके थे पहले, लेकिन वहां से भी हमारे सहयोगी यही कह रहे हैं कि 60%, जबकि पिछली बार इससे ज्यादा वोटिंग हुई थी। देखिए, मैंने कहा था 2 परसेप्शन है। अब इन दोनों परसेप्शन का मसला इस बार क्या होगा, कौन सा नियम लागू होगा, नियम नंबर 1 या नियम नंबर 2, वो तो 23 मई को पता लगेगा। लेकिन दोनों धारणाएं हैं इस देश में राजनीतिक स्तर पर। कम मतदान, सरकार सुरक्षित, ज्यादा मतदान, सरकार गई। और इसके विपरीत उदाहरण भी है, मैंने शुरुआत में दिए। अभी मैं बिहार का देख रहा था डाटा, वहां 3 बजे तक 35, 36, 37, 38% के बीच का मतदान है अलग अलग सीटों पर। बहुत कम मतदान है। बिल्कुल। अब इसका कारण खोजना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहां चुनाव, उत्तराखंड को अगर छोड़ भी दें तो जहां चुनाव हुआ है 8 सीटों पर, वहां भी मतदान ऐसा नहीं है जो 14 के रिकॉर्ड को तोड़ता दिख रहा हो मुझे। बिल्कुल नहीं। और जिसमें गौतम बुद्ध नगर की रेटिंग तो बहुत ही खराब है। बहुत खराब, बहुत खराब। क्योंकि बहुत पार्टिसिपेशन यहाँ के लोगों का दिखता रहा है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें इस तरह का सांसद चाहिए। तो फिर उसके लिए, उस तरह के सांसद के लिए आपको घर से बाहर भी तो निकलना होगा, वोटिंग करनी होगी। अमिताभ जी, डिस्कशन इस बात पर भी होगा कि क्या ध्रुवीकरण की कुछ तस्वीर देखने को मिली आज की वोटिंग में, वैसा कुछ लग रहा है क्या, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल नोएडा से कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, किस पोलिंग बूथ पर आप, किस तरह की तस्वीर? देखिए मेनका, मैं इस समय जो सेक्टर 21 के बाल भारती स्कूल है यहाँ की पोलिंग सेंटर पे हूँ और हमारे साथ में 85 साल के रघुवीर हैं जो खुद आज भी उनके अंदर जज्बा है, जो व्हील चेयर पे यहाँ पे वोट डालने आए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से लोगों को संदेश भी देना चाहते हैं जो लोग घर से निकल के वोट डालने नहीं आते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि गौतम बुद्ध नगर में अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज है करीब 58% वोटिंग हो चुकी है, जो पिछली बार की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। हम बात करते हैं रघुवीर से जो करीब 85 साल के हैं। हम इनसे बात, सर जो अब आप वोट डालने आए हैं, किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारे वोटिंग सिस्टम के अंदर ये जो लोग एब्सेंट हैं, जैसे हमारे कुछ लोग आज किसी की डेथ हो गई, वो उनको वहाँ जाना पड़ा, तो उनकी वोटिंग का क्या सिस्टम बना है? कोई सिस्टम नहीं है। वो उनकी एब्सेंटी लग जाती है, वो वोट नहीं दे पाते। इसी प्रकार जो बाहर हमारे लोग चले जाते हैं
आउट ऑफ कंट्री, उनको उनके पास भी कोई सुविधा नहीं है। आप खुद यहाँ पे वोट डालने आए हैं, जबकि जो आप व्हील चेयर पे यहाँ वोट डालने आए हैं, तो किस तरह का मैसेज, जब आप खुद वोट डालने आ सकते हैं तो लोगों के लिए किस तरह? तो मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि हर एक आदमी अपनी वोट दे, किसी भी पोजीशन में आके वो अपनी वोट को डालना चाहिए, चाहे उसको कुछ भी हो। जी बिल्कुल। तो लगातार बता रहे हैं कि हर आदमी को यहाँ वोट डालना चाहिए और वोटिंग सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ पे नहीं